दोस्तों, मित्रों, आलोचना जैसी विधा का जन्म आधुनिक काल में होता है और आलोचना भी रचना हो सकती है। उसका महत्व भी उतना ही है जितना रचना का है। ऐसा कई आधुनिक चिंतकों, रचनाकारों, लेखकों ने साबित किया और बताया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो, हम शुरुआत आचार्य शुक्ल से करेंगे क्योंकि शुक्ल जी ने उस आधार को मजबूत किया और आलोचना को उस ऊंचाई तक ले गए जहाँ तक कि वो जा सकती थी, और शिखर को छूते हुए उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया हमारे सामने। और आलोचना का इम्पोर्टेंस कितना है। आलोचना मतलब किसी की बुराई करना नहीं है, आलोचना मतलब समीक्षा होता है। हमारे यहाँ लोग समझ लेते हैं कि आलोचना मतलब मेरी बुराई कर रहा है वो, जबकि कबीर ने कहा है कि निंदिक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कबीर कह रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले लोगों को अपने पास रखिए, वो आपकी आलोचना करते रहेंगे और आप अपने आप को सुधारते रहेंगे। क्योंकि जो लोग सिर्फ आपकी प्रशंसा करते हैं, जो आपको चढ़ाएंगे, वो आपको ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं देंगे। लेकिन जो आपकी आलोचना कर रहा होगा, उस जिसमें सच में वो आपको अपने आप को सुधारने का मौका दे रहा होगा। इसलिए कबीर कहते हैं कि निंदक जो आपकी निंदा करता है उसको हमेशा अपने पास रखिए, वो हमेशा आपके लिए अच्छा है, वो अप्रिशिएट करेगा आपको। तो आलोचना की ये एकदम शुरुआती दौर था आलोचना का। रीतिवादी और उपयोगवादी आलोचना का दौर चल रहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी उपयोगवादी और नैतिकता की आलोचना की बात करते हैं कि आलोचना ऐसी होनी चाहिए इसमें हमारे काम की हो और उसमें बहुत ज़्यादा नैतिकता का पुट वो डालते हैं। ठीक है, तो मेघदूत को अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने उसके नैतिक मूल्य अन्वेषित कर लिए, तो उसकी धारणा में परिवर्तित हो गई थी। तो कह सकते हैं कि ये भी आलोचना का एक बहुत ही शुरुआती दौर था, महावीर प्रसाद द्विवेदी तक का समय। क्योंकि इस विधा की कोई परंपरा हमारे पास थी नहीं। परंपरा थी तो भी उस रूप में परंपरा नहीं है कि जो खुल के एक स्पष्ट बात कर सके। ठीक है, कुछ पुस्तकों का कुछ लिख दिया, प्रशंसा में लिख दिया गया है, लेकिन एक क्रिटिकल तरीके से, एक वैचारिक और एक थिंकिंग तरीके से जब उस परंपरा में आप आते हैं, तो वो आपके सामने एक बहुत बड़ा एक जोखिम की होता है कि एक बड़ी बात होती है। इस विषय पर भाषा पुस्तकों का प्राचुर्य देखकर यही कहना पड़ता है कि इस महाउपयोगी और महासत्यानाशी नायिका भेद ने संस्कृत कवियों को की अपेक्षा भाषा के कवियों और भाषा कवियों की प्रेमियों को की सविशेष रुचि नहीं है। नायिका भेद का प्रभाव गांवों तक फैला हुआ था। नगरों की बात जाने दीजिए, छोटे छोटे ग्रामों तक में 60-60 वर्ष के खूसट बुड्ढों को भी नायिका भेद की चर्चा करते और ज्ञात यौवन और अज्ञात यौवन के अंतर के तारतम्य का वक्तृता देते हमने अपनी आंखों से देखा है। ये बात कह रहे हो कि मतलब इस प्रकार का रीतिकाल की ये आलोचना थी कि स्त्री के हर अंग का वर्णन कैसे कर सकते हैं आप। मिश्र बंधुओं के नवरत्न की समीक्षा करते हुए उन्होंने तुलसी, सूर आदि को देव बिहारी मतीराम से बहुत ऊंचे स्थान पर प्रतिष्ठित किया। आधुनिक काल के प्रवर्तक भारतेंदु को नायिका भेद वाले कवियों के श्रेष्ठ ठहराया। स्पष्ट है कि ये आधुनिक काव्य को सूर, तुलसी और भारतेंदु की परंपरा से जोड़ते हैं, न कि हास्योन्मुखी काव्य रीति काव्य से, है ना। तो एक परंपरा का दौर था, एक आलोचना का दौर था जिसमें रीतिकाल की आलोचना बड़ी थी, लेकिन समय बदला और उसका महत्व अपने आप खत्म हो गया। और किस प्रकार से समाज की तरफ साहित्य लौटता, और उसके लौटने का मतलब भी यही था, उसको लौटना ही था। रीति काव्य में भावों की संकीर्णता की पूर्ति अलंकारवाद से होती है। आप जानते हैं इसको, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अलंकार के चक्कर में पूरा साहित्य पड़ा हुआ, तो इस आलोचना का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है हमारे सामने। तो कि मेरा कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि आलोचना जैसी विधा जिसका उद्गम आधुनिक काल में होता है, और आलोचना का महत्व क्या है। आलोचना रचना की समीक्षा करती है, आलोचना परंपरा को परिभाषित करती है, आलोचना पाठक को विजन देती है, आलोचना समाज की तरफ लौटने का एक रास्ता बताती है, अपने युग को समझने की दृष्टि देती है। आलोचना रचना की तार्किक और युगानुरूप और मूल्य सापेक्ष, युग सापेक्ष, वैल्यू सापेक्ष और तमाम सापेक्ष लगाकर की व्याख्या करती है। चाहे हम राम की शक्ति पूजा की व्याख्या करें, चाहे हम कामायनी की व्याख्या करें, चाहे हम तुलसीदास के रामचरितमानस की व्याख्या करें, चाहे हम कबीरदास की व्याख्या करें, चाहे मीरा के पदों की व्याख्या करें,
चाहे पीछे चले जाइए आप, शरपात की व्याख्या करें, पूरी परंपरा में जाइए आप, चाहे सिद्धनाथ और जैन साहित्य की व्याख्या करें हम, चाहे विद्यापति की पदावली की व्याख्या करें। अगर पदावली की बात करेंगे तो पदावली में तो सिर्फ स्त्री के सौंदर्य का ही वर्णन है, उसकी हर तरह की कामुकता का वर्णन किया गया है। तो क्या हम सिर्फ उसको रोमांटिक रचना नहीं मानेंगे, या वो भी उसी भगवान की भक्ति को ही मानेंगे उसको भी? तो जीवन की जो वास्तविकता है उसको सामने लाने में, और नामवर सिंह से लेकर जो पूरी हमारे पास आज आलोचना की जो समृद्ध परंपरा है, उस परंपरा ने हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, तमाम लोग, नंद दुलारे वाजपेयी है, राही मासूम रजा है, विजय देव नारायण शाही है, कुंवर नारायण है, तमाम बड़े बड़े रचनाकार हमारे सामने हैं। तो उन सारे रचनाकारों को हम पढ़ करके समझ करके हम समझ सकते हैं कि आलोचना क्या हो सकती है। अगर हमारी नई पीढ़ी जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो समझे कि आलोचना क्या है, और वो पढ़ने से, लिखने से, समझने से आएगा। वो भी एक सतत प्रक्रिया है। हम ये सोच लेते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं आएगा। ये भी समझने वाली बात है। इसलिए कहता हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल पर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या समझ में आया और आपको क्या समझ में नहीं आया, तरीका कैसे बदल सकते हैं हम, और हमारे पास बदलने का और नया तरीका क्या हो सकता है। हम कैसे किसी चीज़ को डिफ़ाइन करें आपके सामने कि आप जल्दी समझ जाएं और बड़े सरल तरीके से समझ जाएं। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते हम, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ताकि आप समझें, आपके दिमाग में पूरा पूरा चित्र बन जाए। यही तो हमारा काम है। और अगर आपके दिमाग में वो चित्र बनता है कि आलोचना क्या है, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि कविता क्या है। आचार्य शुक्ल का निबंध आपने पढ़ा होगा, कविता क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो हर हिंदी के पाठक को, हर साहित्य के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। हृदय की मुक्तावस्था से लेकर के ज्ञान की अवस्था की तमाम बातें शुक्ल जी करते हैं। कविता का जीवन से क्या प्रसंग है, वो कैसे दुनिया की तमाम चीज़ों से जुड़ती है। कहते हैं उस निबंध के बारे में कि शुक्ल जी कविता क्या है निबंध सारी उम्र लिखते रहे, उसमें लगातार मॉडिफिकेशन करते रहे हो। उनको लगता है कि कविता की परिभाषा ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, और कैसे अपने युग के साथ और वैश्विक साहित्य के साथ और समाज की चेतना के साथ उसको जोड़ सकते हैं, और जोड़ने का क्या तरीका हम इजाद कर सकते हैं, उसको शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम सुना होगा आपने ना, उनका पूरा नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के शिखर आलोचक हैं वो। और चिंतामणि जैसा निबंध संग्रह उनका, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसी किताब उनकी पढ़ जाइए, और पता चलेगा कि कैसे उसको समझ सकते हैं और कैसे आलोचना की हमारे पास क्या दृष्टि विकसित हो सकती है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक समय था 1938 तक का, आपको पता है कि तब तक तो रामचंद्र शुक्ल 1929 में उनका इतिहास आता है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका से नाम से जो लिखा गया था वो बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में हमारे सामने आता है। तो शुक्ल जी को तो हमें पढ़ना ही होगा। अगर हमें आलोचना को समझना है तो हमें शुक्ल जी से गुजरना ही है, इस बात को मान के चलिए आप। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए प्लीज़, और दूसरों की छोड़िए, अपने आप पर फोकस कीजिए। यस, फोकस ऑन आवर सेल्व्स। जस्ट हैव अ नाइस डे।